हेलो दोस्तों, एजुकेशन टू इन में आपका स्वागत है। आज हम आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2018 का जो कि 17/8/2018 के सेकेंड शिफ्ट का ओरिजिनल सेट है, इसे हल करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न कह रहा है कि यह चार्ट एक परिवार के प्रति माह के घरेलू व्यय का प्रतिनिधित्व करता है। अगर परिवार की आमदनी 33,650 है तो परिवार द्वारा मनोरंजन और भोजन पर एक महीने में कुल खर्च ज्ञात करना है हमें। एक तो मनोरंजन और दूसरा भोजन। तो आप ग्राफ बड़ा करके आपको दिखाते हैं। जो भोजन है उस पर 25% खर्च कर रहा है और जो मनोरंजन है एंटरटेनमेंट उस पर 9% खर्चा कर रहा है। तो 25 और 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 34% दोनों में मिलाकर खर्च कर रहा है। तो इसे हल करेंगे। टोटल जो उसकी आमदनी है वह 33,650 रुपये है। उसमें 34% वह खर्च कर दिया रहा है भोजन पर और मनोरंजन पर। तो इसे जब हल करेंगे, यह 0 इस 0 से काटेंगे, 5 से इसे काटेंगे, 5 6 30, 5 7 35, 5 3 15, 5 से इसे काटेंगे 2 बार, 2 से इसे काटेंगे 17 बार। 17 जब इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 11,441। यही जो टोटल खर्च है 11,441 यह मनोरंजन और भोजन पर मिलाकर हुए खर्च के बराबर है और यही हमसे पूछा गया था। तो इसका उत्तर है 11,441। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन जो है वह चौथे विकल्प में दिया गया है 11,441 रुपये, ये सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि CuO + H2 का अभिकरण किया गया है, अभिक्रिया बना है Cu + H2O। कह रहा है यह समीकरण में से किसका उदाहरण है। तो आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन है उपचयन का यानी ऑक्सीडेशन का, या वियोजन का, या रिडक्शन का, या फिर अपचयन यानी रिडक्शन का या रिडॉक्स का। रिडॉक्स वो अभिक्रिया होता है जिसमें अपचयन और उपचायक यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, जिसमें उसे हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसमें जैसे Cu + O + H2 से अभिक्रिया करके बना है Cu + H2O। यहाँ से O निकल के यहाँ जुटा है H में, और यहाँ जो H नहीं था यहाँ पर जुट गया, यानी एक इसमें तो जब ऑक्सीजन का त्याग करेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, और जब यहाँ से जुड़ेगा ऑक्सीजन तो रिडक्शन होगा। तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हुआ है, तो यह अभिक्रिया रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। तो यह जो उत्तर है वो तीसरे विकल्प में दिया गया है, रिडॉक्स अभिक्रिया इसका उदाहरण है। यही सही प्रश्न है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है वैज्ञानिक वर्गीकरण टैक्सोनॉमी में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। तो जो मूल इकाई है वो नस्ल है, जो चौथे विकल्प में दिया गया है इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो जो अत्यधिक खून बहने लगता है उस विटामिन का नाम है विटामिन के। विटामिन के की कमी से जो रक्त का थक्का नहीं बन पाता, इसलिए ब्लड तेज़ी से बहता रहता है। तो जो विटामिन की कमी है वो विटामिन के है। तो विटामिन के की कमी से ब्लड का थक्का नहीं बनता और ब्लड बहते रहता है। और जो ये विटामिन सी है, इससे चोट लगने पर वह जल्दी से भर जाए या जल्दी से सूख जाए चोट, उसके लिए विटामिन सी की ज़रूरत है। और विटामिन ए रतौंधी के लिए ज़रूरी है। जो इसको रतौंधी हो गया है उसे विटामिन ए की ज़रूरत है। तो रतौंधी रोग जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर के फोकल लंबाई वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। यदि लेंस से दूरी
लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कितनी दूर पर बनेगा। तो इसका जो फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। हमसे f दिया गया है और लेंस से मतलब जितनी दूरी पर वस्तु रखा गया है वो भी दिया गया है, और जो u का मान होता है कितनी दूरी पर रखा गया, u का मान 30 सेंटीमीटर है, f का मान 10 सेंटीमीटर है। तो इसे हम v का मान ज्ञात करेंगे कि कितनी दूर पर वस्तु रखा गया। तो 1/v बराबर होगा माइनस 1/u का मान हो जाएगा 30, और u का माइनस हमेशा रहता है, u का मान हमेशा माइनस में होता है तो -30 रखेंगे। 1/f, f का मान 10 है। जब इसे हल करेंगे तो v का मान जो आएगा वह 15 सेंटीमीटर आएगा इसे सॉल्व करने के बाद। तो इसका सही जो जवाब होगा वो 15 सेंटीमीटर होगा, जो दूसरे विकल्प में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए प्रश्न पर विचार करें और तय करें कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। आप यहाँ देखेंगे लिखा गया है UVWXYZ एक गोल मेज के आसपास बैठे हैं। बी के पास कौन बैठा है यह हमसे पूछा गया। वक्तव्य देखेंगे अगर पहला वक्तव्य है जो कह रहा है कि 2 2 4 1 5 लोग बैठा दे रहे हैं। कह रहा है जो डी है वह ए और एफ के बीच में है। डी मान लीजिए यहाँ बैठा है, ए यहाँ बैठा है और एफ यहाँ बैठा है। उसके बाद कह रहा है जो सी है बी और एफ के बीच में बैठा है। हम तो यहाँ सी बैठा देते हैं, यहाँ बी बैठा देते हैं। कह रहा है सी बी और एफ के बीच में बैठा। हमसे पूछा गया है बी के पास कौन बैठा है, तो हम पहले और दूसरे दोनों को मिलाकर हम बता सकते हैं कि बी के पास एक तो सी बैठा है और एक तो ए बैठा है। यानी हम वक्तव्य 1 और वक्तव्य 2 दोनों को मिलाकर यह बता सकते हैं कि बी के पास कौन बैठा, और यही हमसे प्रश्न भी कर रहा है कि बी के पास कौन बैठा है। तो दोनों वक्तव्य मिलाकर उत्तर हम दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा 1 और 2 दोनों मिलाकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जो कि पहले विकल्प में दिया गया है। यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है। ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है। तो इसका जो सही जवाब है वो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इसी के उपस्थिति के कारण वह दूधिया रंग में दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि फरवरी 2018 से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO में कौन से भारतीय बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में उप महानिर्देशक कार्यक्रम के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन इसका सही जवाब है। यह पुराना करंट है, आप लोगों को 2024 के करंट को याद करना होगा। अगला प्रश्न जो कह रहा है कि दिए गए वक्तव्यों को सच मानकर चलें और यह तय करें कि कौन सा निष्कर्ष वक्तव्यों का तर्क संगत रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। वक्तव्य कह रहा है कि कुछ कीड़े पक्षी है, तो हम बना देते हैं, इधर लिखते हैं कीड़े और इधर लिखते हैं पक्षी। कुछ पक्षी जो है वह कीड़े हैं, यहाँ पर बनाया गया है। उसके बाद दूसरा है कि सभी पक्षी फल है, तो जितना पक्षी है वह सब के सब फल है। यह ग्राफ बन गया और यह ग्राफ बन गया और हमसे कह रहा है कि सभी फल, निष्कर्ष जो कह रहा है कि सभी फल पक्षी है, तो जितने भी फल है, ये जो ऊपर वाला है यह सभी फल है। यह जो ऊपर में दिखाई दे रहा है ये सभी फल है और इसके अंदर पक्षी है। तो जितने भी फल हैं वो सभी पक्षी नहीं, जितने भी फल है वो सभी पक्षी नहीं हो सकते। लेकिन इसमें कह रहा है कि सभी फल पक्षी है, तो गलत।
पहला। और दूसरा कह रहा है कुछ कीड़े फल हैं, तो ये वाला हिस्सा जो किनारे वाला काट रहा है कीड़े को, तो ये वाला तो फल हो सकता है, यानी जो दूसरा कह रहा है कि कुछ कीड़े फल हैं, ये तो सही जवाब है। तो इसका जो कह रहा है कि निष्कर्ष 1 गलत है और निष्कर्ष 2 सही है, तो इसका सही जवाब होगा केवल 2 निष्कर्ष सही है। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन जो है वह पहले विकल्प में दिया गया है कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाकर ऑफिस 1 मिनट पहले पहुंच जाता है, जबकि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाने पर वो ऑफिस 3 मिनट देरी पर पहुंचता है। तो घर से ऑफिस जाने के लिए कितनी दूरी किलोमीटर में हमें ज्ञात करना है, तय करता है। तो एक फार्मूला होता है डिस्टेंस बराबर पहली चाल गुणे दूसरी चाल, स्पीड मान लेते पहली स्पीड इंटू दूसरी स्पीड, और दोनों का अंतर स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 जो बड़ा होगा उसमें से घटा देंगे, और इंटू डेल्टा टी। डेल्टा जो होता है वह कितने समय पहले पहुंचा और कितने समय बाद पहुंचा, और 60 का भाग देंगे घंटे में बताने के लिए। यह फार्मूला होता है एक निश्चित दूरी तय करने के लिए, मतलब दूरी कितनी है, अगर 2 समय दिया हुआ हो, स्पीड 2 दिया हुआ हो, एक 40 किलोमीटर, या फिर कोई भी एक S1 स्पीड दिया हो, एक S2 स्पीड दिया हो, और 1 मिनट पहले या 1 मिनट बाद या 3 मिनट पहले या 3 मिनट बाद पहुंचता हो, तो उसके लिए जो दूरी ज्ञात करते हैं वो यही फार्मूला होता है S1 इंटू S2 बटे S1 माइनस S2 इंटू डेल्टा टी बटे 60। इससे हम हल करेंगे तो मान लिखते हैं डी मतलब डिस्टेंस कितनी दूरी पर है, तो पहले लिखेंगे 40, फिर लिखेंगे गुणे 36, और दोनों का अंतर है 4, इंटू गुणा करेंगे 1 मिनट पहले पहुंचा है और 3 मिनट बाद। जब पहले और बाद में पहुंचा होगा तो हम दोनों को जोड़ देंगे, तो 3 1 4 और बटे 60। जब दोनों एक ही निश्चित, जैसे 1 मिनट पहले पहुंचा और 3 मिनट पहले पहुंचा, जब दोनों पहले पहले होगा तो अंतर होगा, मतलब 3 में से 1 घटा देंगे, आ जाएगा 2। लेकिन अगर एक के पहले पहुंचा और दूसरा बाद में पहुंचा तब इसका योग होगा। तो इसे हल करेंगे तो पहले 4 से इसे काटेंगे, यहाँ है 60। पहले 4 से इसे काटते हैं, 4 से 4 काटा, फिर 20 से काटेंगे 2 बार और 20 से काटेंगे 3 बार, फिर 3 से इसे काटेंगे 12 बार। 12 का जब हम 2 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 24। यह जो है वह किलोमीटर में है, यानी 24 किलोमीटर इसकी दूरी थी, और यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि घर से ऑफिस के बीच की दूरी कितनी है, तो 24 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए 4 विकल्पों में से नीचे दी गई प्रश्नाकृति का जल में बनने वाला सही प्रतिबिंब चुनिए। जो फिगर दिखाई दे रहा है, मान लीजिए यहाँ पर जल है, तो इसका फिगर नीचे किस प्रकार दिखाई देगा, यही हमसे पूछा गया। तो इसका जो सही जवाब होगा वह डी होगा सही उत्तर, क्योंकि आपको बड़ा करके थोड़ा दिखाते हैं। यहाँ देखेंगे जो यह कुछ ऊपर कुछ इस लाइन से बनी है, तो जब ये प्रतिबिंब में बनेगा नीचे, तो नीचे कुछ इस लाइन से बनेगा, और जो सी में है वह कुछ इसी प्रकार बना है नीचे पर, तो यह सी वाला जो जवाब होगा वह गलत होगा। यह डी में जो दिखाई दे रहा है फिगर, यही पूर्ण रूप से सही होगा। तो इसका जो उत्तर होगा वह विकल्प डी वाला सही है, और डी वाला विकल्प जो दिया गया है वह दूसरे में दिया गया है। इसका जो सही जवाब है वह विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एनटीपी पर गैस यक्स के 10 ग्राम का आयतन 5.6 लीटर है, तो यक्स की आणविक भार क्या है? तो हम देखते हैं जो 1 ग्राम में होता है 22.4 लीटर,
1 मोल बराबर होता है 22.4 लीटर। तो हमें इतना का लीटर निकालना है, तो इस इतने का भाग दे देंगे 56.4, इसका भाग देंगे आ जाएगा 4। 1 मोल का मान 4 है, तो हमें 10 ग्राम का ज्ञात करना है, तो इसमें 10 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 40। और यही पूछा गया है कि आणविक भार क्या होगा, तो इसका सही जवाब है 40, जो कि दूसरे विकल्प में दिया गया है। 1 मोल जो होता है वो 22.4 लीटर के बराबर होता है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि 1 मोल जो होता है वो कितने के बराबर है, तो 22.4 लीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि एक डाटा के माध्य, माध्यिका और बहुलक ए, बी और सी द्वारा दर्शाया जाता है। ए बी का अनुपात दिया गया है 9:8, बी सी का अनुपात हमसे पूछा गया है। तो हम पहले बहुलक ज्ञात करेंगे। तो बहुलक ज्ञात करने का फार्मूला होता है, बहुलक बराबर होता है तो 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। तो हमें माध्य और माध्यिका का अंतर दिया गया, क्योंकि ए जो है वह माध्य है और बी जो है वह माध्यिका है। तो हम सी ज्ञात करेंगे यानी बहुलक ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे बहुलक के जगह लिखेंगे बहुलक 3 गुणे माध्यिका। तो 3 गुणे माध्यिका का मान जो है वह 8 है, 8 लिखेंगे, माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य का जो मान है वह 9 है, तो गुणे 9, इसका गुणा करेंगे आएगा 24 और 2 से 9 में गुणा करेंगे आएगा 18। जब इसे घटाएंगे तो बहुलक का मान आ जाएगा 6। हमें बहुलक का मान ज्ञात हो गया। अब हम इस अनुपात में निकालेंगे बी और सी का। तो जो बी का मान है वो 8 दिया गया है, बी जो है वो माध्यिका है और माध्यिका का मान दिया गया है 8। इस अनुपात में देखेंगे तो माध्यिका का मान दिया गया है 8, बहुलक का मान हमने निकाला है 6। यही दोनों का हमें अनुपात निकालना है। तो 2 से काटेंगे 4 बार और 2 से काटेंगे 3 बार, यानी 4:3 का आएगा अनुपात। यह जो चौथे विकल्प में है ये सही जवाब है। सी जो है वो बहुलक है, बी जो है वो माध्यिका है, ए जो माध्य है। तो हमसे यह अनुपात पूछा गया था, तो इससे चौथे में दिया गया है, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लोहा जो कि गुण में कोबाल्ट और निकेल जैसा होता है को इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया था, यह किसकी कमियों में से एक था। तो यह जो किसकी कमियों में से एक था, तो न्यूलैंड ने जो आवर्त सारणी बनाई थी उसमें कोबाल्ट और निकेल के साथ लोहे को बहुत दूर रख दिया था। तो यही हमसे प्रश्न पूछा गया है कि किसकी कमियां थी, तो न्यूलैंड की कमियां थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि संख्या इतना दिया गया है, यदि यह 11 से विभाज्य है तो यक्स का मान ज्ञात करना है। तो पहले दिया गया है यक्स, उसके बाद 3, 3, 3 और 1। तो यक्स का जो विभाज्यता का नियम कहता है सभी सम संख्याओं का योग, यानी यक्स पहले सम संख्या है जो वह 3 और 3 है, यह 6 है। और विषम संख्या 1, 3 और 5, 3 1 4 x, 4 प्लस x। इसका जो अंतर है वह या जो अंतर है वो तो या तो 11 से कटना चाहिए या तो 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो हम इसको x की ऐसी जगह कौन सी संख्या रखें तो इसका मान या तो 0 हो जाए या तो 11 का मल्टीपल हो जाए या तो 11 खुद हो जाए। तो यहाँ पर हम अगर 2 रखेंगे तो 4 और 2 जोड़ेंगे 6, 6 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 0, यानी 2 मान रखने पर यह 0 आ गया और यह 11 से विभाज्य हो जाएगा। 11 से विभाज्यता का नियम कहता है सभी विषम संख्याओं का योग माइनस सभी सम संख्याओं का योग बराबर या तो 0 हो या तो 11 का कोई गुणनखंड हो। तो हमने
जीरो मानने के लिए x का मान 2 रख दिया, तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6, और 6 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 0, यानी 2 रखने पर यह 11 से पूर्ण रूप से कट जाएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वह तीसरे विकल्प में 2 दिया गया है, यही सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, किस टीम ने जनवरी 2018 में पहली बार रणजी ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया? तो इसका सही जवाब होगा विदर्भ, इसने जीता था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित क्रम में से भिन्न चिन्ह का चयन करें। जो चारों विकल्प दिया गया है इनमें कौन सा चिन्ह भिन्न है वही हमें ज्ञात करना है। पहले देखेंगे जो यह फिगर है यह क्लॉकवाइज से घूमा गया है। दूसरे में जो फिगर है यह भी क्लॉकवाइज से यानी इसी प्रकार से घूमा गया है। जो चौथे में देखेंगे यह भी क्लॉकवाइज से घूमा गया है कुछ इस प्रकार। लेकिन जो तीसरे विकल्प में है यह एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के दिशा के विपरीत में घूमा गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा या जो भिन्न चिन्ह है वह तीसरा है। जो इसका सही जवाब होगा वह तीसरा है। अगला इसका विकल्प देखते हैं। इसका विकल्प में जो जवाब है वह चौथे विकल्प में 3 दिया गया है, इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकटिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें 1 बीघा भूमि में 5 कट्टे यहाँ दिखाई गया है खाली जगह पर कौन सी फसल बोई जाती थी वो हमसे पूछा गया है। तो जो सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था उसमें जो ज़मीन में बोआ जाता था वह नील की खेती होती थी। इसी नील की खेती पर जब रेट यानी जब वसूली ज़्यादा बढ़ गया था तो महात्मा गांधी ने चंपारण पे सत्याग्रह आंदोलन किया था, क्योंकि नील पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगान वसूलते थे। उसी के विरोध में महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन किया था। तो इसका सही जवाब जो होगा वह नील की खेती। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मान ले एक काल्पनिक ग्रह है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर है और त्रिज्या 1/3 के बराबर है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जी त्वरण है तो उस ग्रह पे गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा, यह हमसे पूछा गया है। तो जो जी का मान होता है G(m/r²). अब हमसे कहा गया है कि उसका जो द्रव्यमान है पृथ्वी के द्रव्यमान से आधा, यानी हम जी तो जैसे है वह सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण वैसे लिखेंगे, यम को हम आधा कर देंगे यानी m/2, और जो त्रिज्या है उसे 1/3 कर देंगे यानी r/3 का स्क्वायर कर देंगे। तो जब इसे हल करेंगे यहाँ मान ले लिखते हैं तो यह जो 2 है वह नीचे आ जाएगा, और यह जो 3 है इसका स्क्वायर करेंगे, ये जो 3 दिखाई दे रहा है नीचे ये वाला, इसका जब स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, और यह 9 सबसे ऊपर लिखा जाएगा क्योंकि नीचे था, तो जो ऊपर लिखा जाएगा यहाँ लिख देंगे 9 बराबर होगा G गुणे में G(m/r²). और इसको हम लिख सकते हैं G, ये जो G(m/r² है इसे G' लिखते हैं। तो इसका जो सही मान होगा वह 9/2 G', इसका सही जवाब है। इतना वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल होगा जो दूसरा ग्रह था। तो इसका सही जवाब है जो दूसरे विकल्प में दिया गया है 9/2 G, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों का सही ढंग से प्रतिनिधित्व करता है। यह जो बनाया गया है पहले बनाया गया है शेर, बाघ और पशु। तो हम पशु वाला जो बनाएंगे सबसे बड़ा, इसके अंदर शेर आ जाएगा अलग और बाघ आ जाएगा अलग, यानी ये जो है वह शेर है, ये जो है वह बाघ है, और ये जो पूरा बड़ा वाला ग्रह था वृत्त बना है यह पशु है। पशु के अंदर आ जाएंगे दोनों, बाघ और शेर पशु के अंदर। ऐसा
ग्राफ बनना चाहिए, यानी ऐसी फिगर बननी चाहिए। तो ऐसा जो फिगर है, ऐसी जो एन आरेख है वह चौथे विकल्प में दिखाई गया है, इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो कह रहा है कि दिए गए वक्तव्यों पर विचार करें और तय करें कि दी गई कई मान्यताओं में से कौन सी निहित है। वक्तव्य दिया गया है कि एक वर्ष में अपने पैसों का 3 गुना करें। एक विज्ञापन दिखाया गया है। मान्यता है कि आश्वासन सच्चा है। यह तो गलत है, क्योंकि हम नहीं कह सकते आश्वासन सच्चा है या गलत है। इस वक्तव्य को देखकर हम यह निर्धारित नहीं कर सकते कि आश्वासन सच्चा ही है या सच्चा नहीं है, यानी पहला मान्यता गड़बड़ है, यानी गलत है। और जो दूसरा मान्यता करता है कि लोग चाहते हैं कि उनका पैसा बढ़ जाए, यह सही होगा, क्योंकि यह विज्ञापन लगाया इसीलिए गया है कि लोग चाहते हैं कि उनका पैसा बढ़ जाना चाहिए। तो यह विज्ञापन यही दर्शा रहा है कि एक वर्ष में अपने पैसे को 3 गुना करें, यानी लोग चाहते हैं कि हमारा पैसा ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, इसीलिए यह विज्ञापन लगाया गया है। यानी जो दूसरा वक्तव्य है वह सही है और पहला गलत है। तो इसका जो सही है विकल्प वह है केवल मान्यता 2, इसमें अंतर्निहित है, यह सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों को सही माने और यह निर्णय ले कि कथनों में कौन सा निष्कर्ष तर्क संगत रूप से पालन हो रहा है। कथन है सचिन एक अच्छा बल्लेबाज है। सचिन अच्छा बल्लेबाज है और बल्लेबाज बुद्धिमान होते हैं। पहला निष्कर्ष है सभी, यह जो लगाया गया है कि सभी बुद्धिमान व्यक्ति बल्लेबाज होते हैं, यह गलत है, क्योंकि यहाँ सभी लगा के गलत कर दिया है। दूसरा है सचिन बुद्धिमान है, तो यहाँ कह रहा है कि सचिन एक अच्छा बल्लेबाज है और बल्लेबाज बुद्धिमान है, यानी सचिन बुद्धिमान है। ये दूसरा निष्कर्ष है, यह सही है, और पहला निष्कर्ष गलत है। तो इसका जो जवाब होगा सही वह चौथे विकल्प में दिया गया है कि केवल निष्कर्ष 2 पालन हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह, यहाँ जो प्रश्नवाचक चिन्ह वाला दिखाई दे रहा है, द्वारा दिखाई दिया गया अक्षर अनुपस्थित है। तो दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अक्षर का चयन करें। यह जो क्यों होता है, यह 17 पे होता है। 17 पे से जब हम 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 14। 14 में से 3 घटाएंगे 11, 11 में से 3 घटाएंगे 8, 8 में से 3 घटाएंगे आएगा 5, और 5 पे ई होता है, यानी लगातार -3 हुआ है, फिर -3 हुआ है, फिर -3 हुआ है। उसके बाद हम -3 करेंगे उत्तर पाने के लिए, तो आ जाएगा ई, जो कि 5 पे होता है। इसका सही जवाब है ई, और ई जो दिया गया है वह दूसरे विकल्प में दिया गया है, इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि नाइट्रोजन के परमाणविक द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1 है, तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा। तो अमोनिया जो फार्मूला होता है वह NH3 होता है। यह जो है वह अमोनिया है, और हमसे अमोनिया का परमाणुविक द्रव्यमान पूछा गया है। तो N का होता है 14 और हाइड्रोजन का दिया गया है 1, उसमें 3 का गुणा करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन 3 है। 1 गुणे 3 करेंगे तो 14 और +3 यानी 17, इसका जो होगा वो सही जवाब होगा। यानी जो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान है वह 17 है, जो कि पहले विकल्प में दिया गया है, इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न को हल करें। ये जो सिम्प्लिफिकेशन दिखाया गया है, सरलीकरण, इसे हमें हल करना है। तो हम पहले इसे हल करेंगे। 3 से इसे काटेंगे 3 बार, फिर 3 का इसमें गुणा करेंगे, आ जाएगा 27। तो 19 में से 27 घटाएंगे तो माइनस आएगा 8, माइनस में 8 आएगा। ये जो 8 आएगा वो माइनस में 8 आ जाएगा, और यहाँ भाग का निशान दिखाया गया है,
तो 24 में से -8 का भाग देंगे तो आ जाएगा -3। -3 इसका सही जवाब है, जो कि चौथे विकल्प में दिया गया है इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न हल करें। जो दिखाया गया है नीचे दी गई संख्या, इसे हमें जोड़कर क्या उत्तर आएगा ये हमें लिखना है। तो हम इसे हल करने का सबसे सरल तरीका बताते हैं। तो पहले लिखिए 123, उसके बाद 12, जहाँ पर दशमलव है उसके नीचे ही दशमलव, जितनी भी दशमलव दी गई हैं उसके नीचे ही लिखना है। यहाँ दशमलव लिखेंगे, इसके आगे 1 है, उसके बाद 2, उसके बाद 3, फिर यहाँ दशमलव है, यहाँ 1, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 3, फिर यहाँ दशमलव है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। जब इसे जोड़ेंगे तो सीधे सीधे जोड़ेंगे, पहले आ जाएगा 3 सबसे किनारे वाला, फिर इसे जोड़ेंगे 3 2 5, फिर इसे जोड़ेंगे 3 2 5 1 6, फिर इसे जोड़ेंगे 3 2 5 1 6। उसके बाद यह दशमलव है जो यह पूरा दिखाई दे रहा है, सीधा दशमलव, यहाँ दशमलव लगा दीजिए। उसके बाद 3 2 5 1 6, उसके बाद 2 और 1 3, यह 2 और 1 नीचे 3, उसके बाद 1, यानी 136.663 इसका सही जवाब है, जो कि चौथे विकल्प में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो कह रहा है कि एक धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 सही 1/4 वर्ष के अंत में कुल 2790 हो जाती है, तो निवेश की गई धनराशि हमें ज्ञात करना है। तो हम साधारण ब्याज में पहले गुणा कर देते हैं, परसेंटेज का साल में गुणा करेंगे वर्ष में। तो 4 3 12 13/2, यानी 13 5 65/2। इसे काटेंगे तो काटेंगे 2 3 6, फिर 2 दूना 4, फिर 2 5 10, यानी 32.5 जो है वह रेट है, यानी साधारण ब्याज। 1 मिनट, मैंने गलती कर दिया है, सॉरी। यहाँ जो 4/3 सही 1/4 है, यानी 5% जो होगा, 5% गुणे यह जो 4 है, 4 में 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4 3 12 1 13/4। हम यहाँ 2 लिख दिए थे, यही गलती हुआ था। तो 5 का 13 में गुणा करेंगे आ जाएगा 65, 65 में 4 का भाग देंगे तो आ जाएगा 16.525 आएगा। 4 से भाग देंगे, 4 1 का 4, फिर 4 चौक 16, बचेगा 1, दशमलव लिख के 10 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, बचेगा 2, फिर हो जाएगा 20, फिर 4 5 20, यानी 16.5 जो है वह रेट है, साधारण ब्याज है। और हमसे पूछा गया है कि यह कुल, यानी यह जो दिया गया 2790 रुपये, यह अमाउंट है, यानी मिश्र धन है, ए का मान दिया गया है। हमें तो साधारण ब्याज मालूम चला है 16.25% है, तो इसमें अगर हम मूलधन जोड़ देंगे तो हमें मिश्र धन मालूम हो जाएगा। यानी मूलधन जो होता है, कोई भी मूल्य अपने आप में 100% होता है, उसमें हमने साधारण ब्याज जोड़ दिया, यानी 116.25। यह जो जोड़ा है यह पूरा मिश्र धन का परसेंटेज है और यह पूरा मिश्र धन दिया गया है। तो इसे हल करेंगे, 2016.25 बराबर है 2790 रुपये। हमें 100% यानी कितनी निवेश की गई थी मूल धन, वो हमें ज्ञात करना है। तो 100% हम ज्ञात करेंगे, 2790 बटे लिखेंगे 116.25 और गुणे 100 करेंगे। जब इसे हल करेंगे तो काटने के बाद जो आएगा वह 2400 आएगा।
और 2400 जो है वह मूलधन है, यानी जो निवेश की गई राशि है वह 2400 है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह पहले विकल्प में दिया गया है कि 2400 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि यल मानो प्लस यम मानो माइनस एन मानो गुणा और पी मानो भाग, तो इतना दिया गया है। 8 एन दिया गया यानी गुणा का निशान, 9 यल दिया गया है, यल मतलब प्लस का निशान, 60 पी का निशान दिया गया है, पी मतलब भागे, भागे 3 और यम का मान दिया गया है -13। तो हम इसे हल करेंगे सिम्प्लिफिकेशन का नियम लगा के। 3 से इसे भाग देंगे 20 बार, 20 में से हम 13 घटाएंगे, या 20 है, 20 - 13 करेंगे तो आ जाएगा यहाँ 7, और इसका गुणा करेंगे 8 में 9 का आ जाएगा 72, 72 + 7 करेंगे तो आ जाएगा 79, 79 इसका सही जवाब है। और 79 जो कि पहले विकल्प में दिया गया है इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि फरवरी 2018 में राज्य सरकार अभियान के लिए एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता को रीसर्जेंट राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया था, यह हमसे पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह है जो इरफान खान, इसका सही जवाब था। अब तो यह बदल गए हैं, अब तो नए करंट को आपको पढ़ना होगा तभी सही जवाब आप देख पाएंगे। अगला प्रश्न है, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं और जिसका मूल्य है 93 रुपया 75 पैसा है, तो उनकी संख्या का अनुपात इतना है 3, 4, 5। तो प्रत्येक सिक्के का संख्या हमें ज्ञात करना है। तो हम इसे हल करेंगे। तो 1 रुपये, यहाँ देखिए हिंदी में लिखा गया है 1 रुपये, 1 रुपये के 3 सिक्के हैं यानी 3 रुपये होंगे। 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, 50 पैसे के 4 सिक्के यानी 2 रुपये, क्योंकि 2 सिक्के 50 पैसे मिला के 100 पैसे होंगे, 1 रुपये, और 50 पैसे के 4 सिक्के मिलाएंगे तो 2 रुपये होगा, प्लस 2 रुपये। और उसके बाद कह रहा है कि 25 पैसे के 5 सिक्के हैं, तो हो जाएगा 1 रुपये 25 पैसे। तो इसको हम पूरा योग करेंगे तो 2, 3 और 2, 5, 1, 6 रुपये 25 पैसे हमने अनुपात में निकाला, और इसका मूल्य दिया गया है 93.75। तो हम 1 का अनुपात निकालेंगे। 1 का हम पहले निकालते हैं 1 रुपये का अनुपात, जो कि 3 अनुपात में है। 1 रुपये का अनुपात का मान दिया गया है, जो 1 रुपये का सिक्का है उसका अनुपात 3 है। तो हम लिखेंगे 93.75 बटे 6.25 गुणे 3। जब इसे हल करेंगे या दशमलव से काट देंगे, 5 से इसे काटेंगे, 5 1 5, 5 दूनी 10, 50 25, 5 से इसे काटेंगे, 5 1 5, बचा 4, 5 8 40, बचा 3, 5 7 35 और 50 25। फिर इसे काटेंगे, 125 से इसे काटेंगे तो 15 बार जाएगा। तो 15 का जब हम 3 में गुणा करेंगे, 15 का जब हम 3 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 45। अगर हम 15 का यहाँ जो अनुपात है टोटल में पहले 3 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 45, 4 में जब गुणा करेंगे 15 का तो आ जाएगा 60, और जब 5 में गुणा करेंगे आ जाएगा 75। यानी जो अनुपात है वह 45, 60 और 75 इसका सही जवाब होगा। तो यह जो ऑप्शन है वह पहले विकल्प में दिया गया है 45, 60 और 75। यही हमसे पूछा गया प्रत्येक सिक्के का की संख्या कितनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, जिस तरह एकाकी
का संबंध जो है वो संघहीन से संबंधित है। उसी प्रकार मात्रा हमें क्या दर्शाता है, तो मात्रा हमें क्वालिटी यानी परिमाण, यानी इसका सही जो जवाब होगा वो परिमाण होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी अवतल दर्पण का आपतन कोण 30 डिग्री है, हमसे पूछा गया है परावर्तन कोण कितना होगा। तो बनाएंगे, यह आपतित किरण है, एक मिनट, यह आपतित किरण है या परावर्तित किरण है, और यह जो बीचों बीच है यह अभिलंब है। तो आपतन कोण जो है वह 30 डिग्री है, तो जो परावर्तन कोण है वो भी 30 डिग्री होगा, और हमसे पूछा गया परावर्तन कोण क्या होगा, तो वो भी 30 डिग्री होगा। यह आपतन और परावर्तन के नियम के हिसाब से है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किसने भारतीय ई वाणिज्य विशालकाय संस्था फ्लिपकार्ट के नए सीईओ के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। तो इसका जो सही जवाब होगा वह है सही जवाब कल्याण कृष्णमूर्ति। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि फरवरी 2018 से दिल्ली की आईपीएल टीम दिल्ली डेयरविलियर्स के मालिक कौन है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा GMR समूह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्याप्त है। हमसे कह रहा है श्री यक्स ने अपनी कार कब खरीदी। तो कथन पहला है निश्चित रूप से 18 अगस्त से पहले परंतु 15 अगस्त से पहले नहीं, और दूसरा कह रहा है निश्चित रूप से 16 अगस्त परंतु 19 अगस्त के बाद नहीं। तो इस प्रकार से हम यह पहला कथन और दूसरा कथन दोनों से मिला लेंगे तो उत्तर देने के लिए हमें पर्याप्त हो जाएगा कि श्री वाई ने अपनी कार कब खरीदी थी। तो इसका सही जवाब जो होगा वह कथन 1 और 2 दोनों को मिलाकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जो कि पहले विकल्प में दिया गया है इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो प्रवेश पाइपों में से एक की क्षमता दूसरे की तुलना की दोगुनी है। दोनों एक निकास नाली के साथ काम करते हुए जो अकेले 8 घंटे में खाली कर सकती है, 8 घंटे में खाली टैंक को भर भी सकती है। तो कम दक्ष इनलेट पाइप द्वारा खाली टैंक को भरने के लिए कितने घंटे का समय लगेगा। इसका जो सही जवाब होगा वह 12 होगा, और इस प्रश्न का सही जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और हल के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाईं छोर से 10वें पद के बाएं 5वां पद क्या होगा। यानी यह जो दिखाई दे रहा है यह बायां है और यह दायां है। हमसे कह रहा है कि जब उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, यानी दायां यहाँ से हटाकर इस साइड लिखा जाए और बायां यहाँ से हटा के इधर लिखा जाए, यानी जो अब होगा अब वो बायां इधर होगा, बायां, और दाहिना इधर होगा। उसके बाद कह रहा है कि दाएं छोर से 10 के बाएं छोर से 5, यानी 10 + 5 कर देंगे, क्योंकि इसके दाहिने छोर से बाएं छोर की ओर जाएंगे, यानी 15। यानी हमें दाएं छोर से 15वां संख्या ज्ञात करना है। तो हम इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 जो है वह एफ है। इसका सही जवाब जो होगा वो एफ होगा, और एफ जो दिया गया है वह चौथे विकल्प में दिया गया है इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर और उनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है।
तो अनुप्रस्थ समान स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना, यानी एक तो वृत्त ये है, एक तो वृत्त ये है, इसकी त्रिज्या है 3.5 और इसकी जो त्रिज्या है वह 4.5 है। और यह कह रहा है कि इसके जो बीच की दूरी यानी यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी यह 10 सेंटीमीटर दिया। और यह हमें टेंजेंट पूछा गया है कि यह स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना, यानी अगर हम यहाँ x माने और y माने तो हमें x और y को ज्ञात करना है, यह कितनी इसकी लंबाई है। तो इसका जो फार्मूला होता है उसे हम बताते हैं। तो हमें x और y ज्ञात करना है तो होता है अंडर रूट में डिस्टेंस यानी दूरी, जो बीच की दूरी है उसका स्क्वायर होता है माइनस पहले का त्रिज्या प्लस दूसरे का त्रिज्या, पहले वृत्त का त्रिज्या और दूसरे वृत्त का त्रिज्या, इसका स्क्वायर कर देंगे। यही हमें x का और x और y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो जो डिस्टेंस है वह 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 100। और R1 प्लस R2 यानी 3.5 और 4.5 इसे जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8 और 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 64, यानी 100 में से हम 64 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट में 36 और 36 को जब हम बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। और यह जो 6 सेंटीमीटर है यही x और y की लंबाई है और यही हमसे पूछा गया है। तो इसका सही जो जवाब होगा वह 6 सेंटीमीटर होगा और 6 सेंटीमीटर दिया गया वह चौथे विकल्प में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो इसका सही जवाब जो होगा वह जीवाश्मों से ऊर्जा, जो जीवाश्मों से ऊर्जा है यह नवीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतना राशि 1250 रुपये की धनराशि 6 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो ब्याज ज्ञात करना है तो हम पहले 4 गुणे 6 करेंगे, यानी 24% जो है वह साधारण ब्याज है। तो 1250 का हम 24% निकालेंगे तो हम 25 से इसे काटेंगे, 25 पंजे 125, 25 से इसे काटेंगे 4 और 4 से इसे काटेंगे 6 बार और 6 का 50 में गुणा करेंगे आ जाएगा 300 और 300 इसका सही जवाब है जो कि दूसरे विकल्प में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि हम धावन सोडा में थोड़ी मात्रा में इसमें अम्ल लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हम क्या देखते हैं। तो जितना भी सोडा है यह कर दे कि सोडा, जो भी सोडा है उसमें अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएंगे तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो इसका सही जवाब जो होगा वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस तेजी बुदबुदाहट के साथ निकलती है, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए सही दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाएगा। यह जो दिया गया है वह सही दर्पण है। मान लीजिए यहाँ दर्पण हम रख दे रहे हैं तो कैसे दर्शाएगा। तो यन कुछ उल्टा बन जाएगा इस प्रकार, उसके बाद आर भी कुछ उल्टा बन जाएगा, उसके बाद ई भी कुछ उल्टा बन जाएगा इस साइड से, टी ऐसे बनेगा, यस कुछ ऐसे बनेगा, ई ऐसे बनेगा, उसके बाद डब्ल्यू ऐसे बनेगा। ऐसा फिगर जो दिखाई दे रहा है वही सही प्रतिबिंब होगा जो कि तीसरे विकल्प में दिखाया गया है। तीसरा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि समीकरण 4x + 3y + 5 = 0 और 6x - ky - 7 = 0 का कोई हल नहीं है तो k का मूल्य कितना होगा। तो इससे कोई हल नहीं है तो 4, इसका और इसका तुलना कर देंगे तो 4/6 बराबर k/3 माइनस में है बराबर 7/-5,
यह बराबर 0 होगा। तो हमें k का मान ज्ञात करना है, तो इसे हल करेंगे। तो k बराबर लिखेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, जो दिया गया है वह हम ये ऊपर लिखे थे, मतलब ऊपर लिखना चाहिए। इस 3 को हमने नीचे लिख दिया था, तो हम फिर से इसे हल करते हैं। तो 4 यह जो है यह ऊपर रहेगा, बटे यह 6 जो है वह नीचे रहेगा। तो उसके बाद 3 ऊपर रहेगा, माइनस k नीचे रहेगा, और जो रहेगा बराबर 5 ऊपर रहेगा, माइनस 7 नीचे रहेगा। तो हमें k का मान ज्ञात करना है, इन दोनों को हल करेंगे। तो k को हम कुछ इस प्रकार इधर ले जाएंगे बराबर के, तो बराबर हो जाएगा इधर, और इसका गुणा इसमें करेंगे। तो 3 का गुणा करेंगे 6 में, और यह जो 4 है वो नीचे आ जाएगा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो 3 का 6 में गुणा करें, आ जाएगा 18 भागे 4। जब 4 से भाग देंगे इसमें, तो 4 चौक 16, बचेगा 2, दशमलव लिख के 0 बढ़ाएंगे, 4 पचे 20, यानी -4 बटे 4.5। इसका जो सही जवाब होगा, k का मान होगा -4.5। तो इसका सही जवाब जो होगा वह तीसरे विकल्प में दिया गया है, -4.5 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यश की माँ की इकलौती पुत्र की पत्नी है। जो यश P है वो यश के माँ की इकलौते पुत्र की पत्नी है। यह पुत्र होगा तो यह पत्नी होगी। कह रहा है कि नहीं, ये तो कह रहा है कि यश जो है, 1 मिनट फिर से आपको फिगर बनाते हैं। जो P है वह यश की माँ मान ले यहाँ का पुत्र मान लेते हैं। यहाँ पुत्र की यह पत्नी है, यह पुत्र है, इसकी पत्नी है, यानी वाइफ है। यह कह रहा है कि P यश से किस प्रकार संबंधित, तो यह भाई हो गया। यश का जो यह भाई है और यह भाई की पत्नी है, तो भाई की जो पत्नी होगी उसे भाभी कहेंगे। तो P जो है वह यश की भाभी होगी। तो इसका सही जवाब होगा, तो इसका सही जवाब जो होगा वो दूसरा विकल्प है, जो भाभी दिखाई दे रहा है इसमें, यह इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आध्यात्मिक गुण बढ़ता है जब हम आवर्त सारणी देखेंगे। आवर्त सारणी में ये जो बीच में होता है यह उपधातु होता है। जो बीच में टेढ़ी मेढ़ी लाइनें होती हैं इसे उपधातु कहते हैं, उपधातु कहते हैं। और इधर जो बाएं साइड होता है यह धातु होता है, और जो दाहिने तरफ है वह यह अधातु होता है। हमसे कह रहा है आध्यात्मिक गुण बढ़ता है, यानी जब आवर्त सारणी में इधर से इधर बढ़ने पर आध्यात्मिक गुण बढ़ेगा। और ऑप्शन देखेंगे तो इधर सोडियम है और इधर क्लोरीन है, जो कि 17वें वर्ग में आती है। तो सोडियम से जब हम क्लोरीन की ओर बढ़ेंगे तो आध्यात्मिक गुण बढ़ेगा। तो इसका सही जवाब जो होगा वो दूसरे विकल्प में दिया गया है कि सोडियम से क्लोरीन की ओर बढ़ने पर आध्यात्मिक गुण बढ़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो कह रहा है कि मान ले निम्नलिखित चित्रों में से प्रत्येक में संख्या एक समान पैटर्न का अनुसरण करती है। उस विकल्प का चयन करें जो चित्र बी में दिखाए गए प्रश्नवाचक चिन्ह को बदल सकता है। हमसे ये जो पूछा गया है, यहाँ जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके अंदर वह कौन है, कहाँ कैसे आया है, किस पैटर्न को फॉलो करता है, और यही हमें बताना है। तो हम पहले 9 में गुणा करेंगे 10 का, 9 गुणे 10 करेंगे, आ जाएगा 90। और 4 का गुणा जब हम 8 से करेंगे तो आ जाएगा 32। 4 गुणे करेंगे 8, आ जाएगा 32। जब हम इसे घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ 58, जो कि बीच में लिखा गया है। ठीक, यही पैटर्न हम इस पे फॉलो करेंगे।
तो हम पहले इस दोनों का गुणा करेंगे, तो 15 गुणे करेंगे 10 आ जाएगा 150। 8 से 9 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 72। जब इसे घटाएंगे तो यहाँ जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 14। 14 में से 8 7 गया 7, यानी जो 78 होगा वह सही जवाब होगा। अब विकल्प देखेंगे 78 कौन से विकल्प में दिया गया है, तो चौथे विकल्प में 78 दिया गया है जो इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान हमसे पूछा गया, यहाँ खाली जगह है। तो जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण यानी जी का मान होता है वह 6.67 गुणे के 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर, यही इसका मान होता है। इसे आप याद कर लीजिए। इसका जो सही जवाब है वो तीसरे विकल्प में दिया गया है 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर, सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न छवि नीचे दी गई 4 उत्तर छवियों में से किसी एक में सन्निहित है, तो निम्न छवि में निहित सही छवि चुनिए। ये जो फिगर दिखाई दे रहा है इन चारों में से किस में सन्निहित है यही हमें बताना है। तो जब आप तीसरे विकल्प में देखेंगे जो कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, वह तीसरे विकल्प में इस त्रिभुज में बना हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो इसका जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी सी वाला इसका सही जवाब है। तो यह सी जो दिया गया है वह पहले विकल्प में दिया गया है इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है। मिश्र धातु में किसी भार की यदि 51 ग्राम चांदी है, यह जो दिखाया गया है 51 ग्राम चांदी है और परसेंटेज में भी दिया गया है 15%। तो हमसे पूछा है कि दूसरे धातु की मात्रा कितनी है। जब 15% चांदी है तो जो 85% बचा है वो कोई दूसरा धातु होगा, क्योंकि कोई भी पदार्थ होगा 100% होगा। 15% चांदी है और चांदी का मान दिया गया है 51, तो हमें 85% का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे 51/15 परसेंटेज गुणे 85%। परसेंटेज से हम परसेंटेज को काट देंगे, इसे काटेंगे 5 से, काटेंगे इसे 5 से 3 बार, इसे 5 से काटेंगे 17 बार, इस 3 को 51 को काटेंगे 17 बार, 17 में 17 का गुणा करेंगे आ जाएगा 289। 289 ग्राम जो है वह दूसरे धातु की मात्रा है, तो इसका जो पहला विकल्प है 289 ग्राम सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एजाज का जन्म 5 जनवरी 2015 को हुआ था, जबकि फैज़ का जन्म उसके 553 दिन बाद हुआ था। तो फैज़ का जन्म किस तारीख को हुआ था? तो जब हम इस 5 जनवरी 2015 में 553 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 11 जुलाई 2016। तो इसका जो फैज़ का जन्म हुआ था वह 11/2016 को हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 76 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन 450 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 27 सेकंड में पार कर लेती है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे चाल, जो कि स्पीड है, इसे 5/18 मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, और 450 बराबर दूरी जो है वह 450 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई है और ट्रेन की लंबाई हम x मान ले रहे हैं। ये टोटल दूरी है बटे 27 सेकेंड। जब इसे हम हल करेंगे तो 9 से इसे काटेंगे 2 बार, 9 से इसे काटेंगे 3 बार, इसे काटेंगे हम तो आ जाएगा 2 3 6, 2 8 16 और 3 से इसमें गुणा करेंगे क्योंकि 3 इधर भाग गए, इधर आ जाएगा, तो 15 गुणे 38 लिखेंगे।
तो 15 का गुणा करेंगे 8 में, 15 अट्ठे 120 हासिल लगा 12, 15 तियाँ 45, 45 दो 47 और 10 57, यानी इतना जो मीटर है। और इससे हम जब घटाएंगे, क्योंकि यह बराबर की इस पार है, इस पार आ जाएगा, बराबर की दूसरी ओर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। 450 जब इसमें से हम घटाएंगे तो 120 आएगा। 120 जो है वह ट्रेन की लंबाई है, यानी x का मान 120 मीटर है। तो इसका सही जवाब जो होगा 120 मीटर, जो कि चौथे विकल्प में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। जो दिखाई गया है, FROG को इतना लिखा गया है, RANG को इतना लिखा गया है, तो FORT को हमें कोड के रूप में बदलना है। तो हम देखेंगे यहाँ जो F है, F को 9 के रूप में लिखा जा रहा है, तो हम F के जगह लिखेंगे 9, O के जगह पर 6 लिखा गया। इन्हीं संख्या में से हम देख देख के लिखेंगे। तो O का मान 6 पे लिखा गया, तो O के जगह पे 6 लिखेंगे। R के जगह पे 2 लिखा गया, तो R के जगह पे 2 लिखेंगे। और T के जगह पे कोई संख्या नहीं लिखा गया है, तो इतना मिलाएंगे, इतना जिसमें होगा वही उसका सही जवाब होगा। तो T के लगे 7 लिख देते हैं, क्योंकि चौथे ऑप्शन में ठीक इसी प्रकार दिखाई दे रहा है। तो इसका सही जवाब जो होगा 9627, जो कि चौथे विकल्प में दिखाई गया है, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यौन और अलैंगिक दोनों रूप से उत्पन्न होता है? तो इसका सही जवाब है हाइड्रा। हाइड्रा हो लैंगिक और अलैंगिक दोनों रूप से जन्म लेता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि SI इकाई का भार क्या है? तो जो न्यूटन है वह भार का इकाई है, वो भी SI यूनिट में भार की जो इकाई है वह न्यूटन है, और यही हमसे पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कार्बन का एक अपर रूप नहीं है, यह ज्ञात करना है। बकमिस्टर फुलरीन यह अपरूप होता है, हीरा भी अपरूप होता है, ग्रेफाइट भी अपरूप होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड यह कार्बन का अपरूप नहीं है, और हमसे पूछा गया कि अपरूप नहीं है, वही हमें बताना है। तो इसका चौथा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सही चित्र के साथ खाली जगह को भरे। जो फिगर दिखाई दे रहा है, पहले कार को सीधे से है, उसके बाद ऊपर से दिखाई गया है। पहले सामने से कार को दिखाई दे रहे हैं, फिर कार को ऊपर से दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार इस जो चिन्ह है लट्टू की तरह, इसे पहले सामने से दिखाई दे रहा है, फिर जब हम इसे ऊपर से देखेंगे तो कुछ जो ए में दिखाई दे रहा है कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इसका सही जवाब देखेंगे ए होगा, जो कि दूसरे विकल्प में दिखाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रेणी को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। पहले है ई के बाद एफ के बाद जी के बाद एच के बाद लिखेंगे आई। पहले है 8 पे एच होता है, एच में से 2 बढ़ाए 10 से 2 बढ़ाए एल पे 12 से 2 बढ़ाए एन पे 14 से 2 बढ़ाएंगे 16 पे पी। उसके बाद आई है, आई 9 पे होता है, 2 बढ़ाए 11 पे के पर 2 बढ़ाए 13 पे एम, 13 पे से 2 बढ़ाए 15 पे ओ पे से 2 बढ़ाएंगे 17 पे क्यों आएगा, यानी आई पी क्यों इसका सही जवाब है, जो कि दूसरे विकल्प में दिखाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वैश्विक दिग्गज यूनिलीवर के मुख्य मानव संसाधन अधिकारी बनने वाले पहली महिला और एशियाई कौन है? संयोगवश वह एक भारतीय है, तो इसका सही जवाब जो होगा वह लीना नायर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वायु का
निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना है? तो इसका सही जवाब होगा वो 1.0003 है। यही इसका सही जवाब है, जो कि चौथे विकल्प में दिखाया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रपति फरवरी 2018 से रामनाथ कोविंद किस राज्य से आते हैं? तो यह उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश कानपुर से। उनका घर जो है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 61वां प्रश्न कह रहा है, दो पाइप किसी खाली टैंक को अकेले क्रमशः 25 और 40 घंटे में भर देते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप भरे हुए टैंक को 16 घंटे में खाली कर देता है। जब टैंक पूरी तरह से खाली हो और तीनों पाइपों को एक साथ चला दिया जाए तो कितने समय में भर जाएगा? यह हमसे प्रश्न पूछा गया है, कितने समय में। तो पहले एलसीएम निकालेंगे। 25 यह ए मान ले रहे हैं, उसके बाद बी, उसके बाद सी खाली कर रहा है तो उसके आगे माइनस लगा दे रहे हैं। 40 उसके बाद 16, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जो आ जाएगा 400। इसकी क्षमता होगी 16 लीटर, इसकी क्षमता होगी 10 लीटर और इसकी क्षमता होगी 25, और 25 जो कि निकालने वाले की क्षमता है, जो टैंक खाली कर रहा है। तो हम कह रहा है कि तीनों पाइपों को एक साथ चालू कर दिया जाए। तो हम जोड़ेंगे, पहले जो पहला 2 टैंक है 16 + 10 यानी यह 26 लीटर भर रहा है, और तीसरा पाइप जो सी वाली पाइप है और टैंक को 25 से निकाल रहा है, क्षमता इसकी 25 है। तो 1 घंटे में केवल 1 ही लीटर भरा जाएगा। हमें 400 लीटर भरना है, 1 घंटे में 1 लीटर भर रहा है, तो 400 लीटर भरने के लिए हमें 400 घंटे की ज़रूरत है। तो हमें पूरा समय लगेगा जो वह 400 घंटा लगेगा, लेकिन घंटे में समय नहीं दिया गया है। तो हम इसमें 24 का भाग दे देंगे। क्योंकि 24 का भाग देंगे इसलिए क्योंकि एक दिन में पूरे 24 घंटे होते हैं। जब इसे हम भाग देंगे 24 से तो आ जाएगा 16 दिन और 16 घंटा। इसका सही जवाब होगा 16 दिन 16 घंटा। तो इसका सही जवाब 16 दिन 16 घंटा। ऑप्शन जब आप देखेंगे तो ऑप्शन है जो कि तीसरे विकल्प में दिया गया है कि 16 दिन और 16 घंटे इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चित्र ए और सी के आधार पर उस विकल्प का चयन करें जिसे चित्र बी में प्रश्नवाचक चिन्ह पर बदला जा सकता है। तो इस प्रकार को हम हल करेंगे। यहाँ जो बीच में बी में देखेंगे, बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इसमें गुणा किया गया। 5 में 3 का गुणा करेंगे आ जाएगा 15। 5 में 3 का गुणा करेंगे आएगा 15, उसमें 4 जोड़ेंगे आ जाएगा 19। 19 लिखा गया है बीच में। उसी प्रकार 4 से जब हम 6 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 24। 24 में हम 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 29। 29 बीच में लिखा गया है। उसी प्रकार हम 5 से 7 का गुणा करेंगे आएगा 35। 35 में हम जब 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 41, यानी प्रश्नवाचक के चिन्ह पर 41 आएगा। इसका सही जवाब जो है वो 41 है। और 41 जो दिया गया है वो दूसरे विकल्प में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। और स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है, स्थितिज ऊर्जा लिखते हैं, उसका फार्मूला होता है mgh। ये दोनों फार्मूला याद कर लीजिए, न्यूमेरिकल बनाने के काम आएगा। हमसे गतिज ऊर्जा का पूछा है तो गतिज ऊर्जा का होगा 1/2 mv²। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उपन्यास स्वतंत्रता ओटा के लिए कौन से कन्नड़ लेखक को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा बैलवार मोहम्मद कुन्नी।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। यह कहा गया है कि यदि हम एक पौधे का समजीनी RR, पहले TT स्मॉल है, उसके बाद कैपिटल R, उसके बाद स्मॉल R का समलक्षणी होगा, तो इसका जो नया जीवन काल होगा, यानी जो नए पौधे होंगे वो किस प्रकार से पौधे होंगे, एक तो बौना होगा और दूसरा गोला होगा। इसका सही जवाब है पहला बौना, दूसरा गोला होगा। अगला प्रश्न है कि 0.9 का वर्गमूल किसके बराबर होगा। तो हम 0.9 का वर्गमूल निकालेंगे, तो हम भाग विधि द्वारा इसे हल करेंगे। तो 0 इसके पीछे लिख दे रहे हैं, पहले 9 बार ले जाएंगे तो 9 9 81, उसके आगे यहाँ दशमलव है तो हम यहाँ भी दशमलव लगा दे रहे हैं पहले स्थान पे, तो आ जाएगा 9। और यह 2 0 उतारेंगे, उसके बाद 9 में 9 जोड़ेंगे, हो जाएगा 18। उसके बाद 4 बार जाएगा, 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16, फिर 4 अठे 32, 1 33, हासिल लगा 3, 4 1 4 और 3 7, यानी जो इसका वर्गमूल निकलेगा वह 9.494, उसके बाद 7 8 कुछ इस प्रकार से जाएगा, जो कि पहले विकल्प में दिखाया गया है, यही इसका वर्गमूल के बराबर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक है। सबसे अधिक जो था वह 1951 से लेकर 1961 में, क्योंकि यहाँ 10 से सीधे 30 पे बढ़ गया था, 10 से 30 पे बढ़ गया था, यानी 20 का लाभ हुआ था कितने पर, 10 पे। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करेंगे, इसे काटेंगे 2 बार, यानी 200% का लाभ हुआ था। लेकिन पहला ऑप्शन दिया ही नहीं गया। आप ऑप्शन देखेंगे तो पहला विकल्प 1951 दिया नहीं गया है, तो दूसरा देखेंगे 1961, 1961 से 1967, 1961 से 1961 से 1671, यह कुछ इस प्रकार बढ़ा है। तो 30 से बढ़ा है 40 पर, यानी 10 बढ़ा है 30 पर। परसेंटेज के लिए 100 करेंगे, इसे काटेंगे, यानी 33% का लाभ हुआ है। 33 सही 1/3%। तो यही जो है वह सबसे ज़्यादा लाभ है। और प्रश्न को हल करेंगे और विकल्पों में, जैसे 1981, 2001, 1971, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो लाभ हुआ है वह 1961 में, क्योंकि इसमें 33 सही 1/3% का लाभ है, इससे ज़्यादा किसी में नहीं है। तो इसका सही जवाब जो होगा वह 1961 होगा। अगला प्रश्न कहता है, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई जिसका क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके विकर्णों का योग 14 सेंटीमीटर है, तो हमसे पूछा गया है समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई। भुजा की हमें लंबाई ज्ञात करनी है, तो हम इसे हल करेंगे। तो जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है तो दिया गया है 24 और क्षेत्रफल होता है 1/2 D1, D1 जो है पहला विकर्ण है, गुणे D2, D2 जो दूसरा विकर्ण है। इस 2 का इसमें गुणा करेंगे, आ जाएगा 48, और D1 गुणे D2, यानी दोनों संख्याओं का जब हम दोनों विकर्णों का जब हम गुणा करेंगे तो 48 आएगा, और दोनों विकर्णों के लंबाई का योग यानी D1 और प्लस D2, इसका मान दिया गया है 14। हम देखेंगे अगर हम 8 और 6 का गुणा करेंगे 48 होगा, 8 और 6 में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 14, यानी एक तो विकर्ण 8 होगा और दूसरा विकर्ण 6 होगा। हमें दोनों विकर्ण मालूम हो गए, तो हम हल करेंगे भुजा। जो भुजा होगी, मान लीजिए यह बनाते हैं समचतुर्भुज, यह विकर्ण होगा। जो विकर्ण है यह 90 डिग्री काटता है। एक तो विकर्ण 8 था और दूसरा विकर्ण 6 था, तो जब हम यहाँ इसका आधा करेंगे, यहाँ से यहाँ देखेंगे तो यह 4 होगा, और इसको भी आधा करेंगे, यहाँ से यहाँ देखेंगे तो यह 3 होगा। तो पाइथागोरस का जब हम फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यह 5 होगा।
क्योंकि जो कर्ण होता है वह आधार के जो कर्ण होता है उसे हम निकालेंगे तो आधार का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे 16, लंब का और ऊंचाई का स्क्वायर करेंगे 3 का करेंगे 9, इसे जोड़ेंगे आएगा 25 और अंडर रूट से बाहर निकालेंगे 5। यह पाइथागोरस के फार्मूले से निकाला गया है। तो यह जो है 4 है, यह 3 है, तो जो कर्ण होगा 5 और यही जो है वह समचतुर्भुज की भुजा है, यानी इसका सही जवाब होगा वह 5 सेंटीमीटर होगा। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन है जो तीसरे विकल्प में दिया गया है 5 सेंटीमीटर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 15 भुजाओं वाली बहुभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होगी। तो जो विकर्णों की संख्या होती है यानी विकर्णों की संख्या जो है उसका फार्मूला होता है n-3/2, ये इसका फार्मूला है। तो n जो है भुजाओं की संख्या है, तो 15 में से 3 निकालेंगे तो आ जाएगा 12/2, 2 से इसे काटेंगे 6 बार और 15 का जब 6 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 90 इसका सही जवाब है, जो कि दूसरे विकल्प में दिखाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए चित्र में समांतर चतुर्भुज की संख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले विकल्प को चुनिए। तो इसमें पूरे 4 समचतुर्भुज दिखाए गए हैं, तो इसका सही जवाब होगा 4 समचतुर्भुज। जैसे यह जो है एक चतुर्भुज यह है, एक यह है और एक यह पूरा बड़ा वाला है। 1 मिनट आपको दिखाते हैं शुरू से। पहले तो यह है और दूसरा देखेंगे, जो दूसरा है वह कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर 2 तो ये हो गए और जो तीसरा है वह यहाँ से देखेंगे ये पूरा वाला, यहाँ से यहाँ तक 3 ये हो गए और जो चौथा है, चौथा देखेंगे, चौथा यहाँ से यहाँ पर पूरा देखेंगे कुछ इस प्रकार से यहाँ से यहाँ तक ये वाला हो गया, यानी 4 समचतुर्भुज हैं इसमें पूरा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो है, अगला कह रहा है कि 56, 84 और 112 का लस, जब इसका लस निकालेंगे 56 का, 84 का और 112 का, इसका जो एलसीएम होगा वो 336 होगा। गुणनखंड विधि द्वारा भी आप हल कर सकते हैं, तो इसका सही जवाब होगा वो दूसरा विकल्प है, 336 सही जवाब है। अगला प्रश्न कह रहा है कि तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करें और निर्णय लें कि इनमें से नीचे दिया गया कौन सा अनुमानित निहित है। तर्क है कि एक शीर्ष विश्वविद्यालय ने कक्षा 12 के गणित के पाठ्यक्रम में कटौती की है। पहला अनुमान है छात्र पहले की तुलना में गणित में अधिक अंक ला सकते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि जो गणित में कमज़ोर होगा वो कहाँ से अधिक नंबर ले आएगा। तो यानी जो पहला अनुमान है कि छात्र पहले की तुलना में अधिक अंक ला सकते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि कोई कम भी ला सकता है, कोई ज़्यादा भी ला सकता है, इसका कोई अनुमान नहीं है। दूसरा कह रहा है यह छात्र में गणित की तनाव और बोझ को कम करने के लिए किया गया है। यह तो सही है, क्योंकि जब कटौती कम की गई है, पाठ्यक्रम में कटौती की गई, यानी जो गणित के छात्र हैं उनका जो बोझ था गणित को लेकर वह कम हुआ है। तो दूसरा अनुमान इसका सही है। तो ये जो चौथा विकल्प है कि केवल अनुमान 2 इसमें निहित है, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। 9 से विभाज्यता का नियम कहता है सभी संख्याओं का योग जो है, योग वह 9 से कटना चाहिए। तो हम पहले वाला विकल्प को देखेंगे, 1 में 3 जोड़ेंगे 3, 3 6 और 3 9, पहला वाला ही संख्या 9 से पूरी तरह से कट रहा है, तो इसका सही जवाब होगा वह पहला ही विकल्प होगा। दूसरा देखेंगे 5 4 9, फिर 9 6 15, 15 5 20 और 4 24, यह 24 होगा, यह नहीं कटेगा। और तीसरा देखेंगे 5 4 9 6 15, 15 और 15 30, यह 30 आएगा, यह भी नहीं कटेगा। और चौथा देखेंगे 3 1 4
यहाँ देखेंगे 2 3 3 6, 6 में 9 जोड़ेंगे आ जाएगा 19, यानी ये भी नहीं कटेगा, यानी पहला विकल्प जो है वही सही है, यही 9 से पूर्ण रूप से कट रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए वक्तव्यों को सच मानकर चले और यह तय करे कि कौन सा निष्कर्ष वक्तव्यों को निश्चित रूप से निकाले जा सकते हैं। कह रहा है सेब लाल हैं, कोई भी लाल फल नहीं है, सेब मान ले रहे हैं यह लाल है। और कह रहा है लाल फल, यानी ये जो लाल है यह सस्ता नहीं है, सस्ता मान लीजिए यहाँ बना दे रहे हैं, और इसके अंदर जो फल है यह जो है वह फल है। पहला है सभी सेब सस्ते हैं, तो लाल वाला इस सस्ते को नहीं काट रहा है, यानी फल वाला भी इस सस्ते को नहीं काटेगा, यानी पहला गलत है। दूसरा कह रहा है कि लाल सेब सस्ते नहीं है, यानी यह दूसरा निष्कर्ष जो है वह सही है, क्योंकि सस्ते को नहीं काट रहा है लाल सेब, यानी जो दूसरा निष्कर्ष है वह सही है। तो इसका सही जवाब होगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, जो कि दूसरे विकल्प में है इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला में से किसके सबसे ऊंचे पर्वत को गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। तो जो ऑप्शन है, ऑप्शन पूरे देख लीजिए। ऑप्शन है, पहला है विंध्य पर्वत श्रृंखला, दूसरा है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला, तीसरा है सतपुड़ा और चौथा है अरावली पर्वत। तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और इस प्रकार के प्रश्न पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।